एसी सर्किट में आपने अभी तक पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसमें हमने बनाया वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य बराबर एक आभासी यहां पर था, आभासी शक्ति अथवा सामर्थ्य गुणे शक्ति गुणांक, जिसको आपने लिखा रियल पावर इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू शक्ति गुणांक था कॉस फाई। और लास्ट टाइम हमने लिखा, हमने बताया आपको कि जो रियल पावर होगी ये शक्ति गुणांक पर डिपेंड करेगी। अपेरेंट पावर तो वो पावर होती है जो आप सप्लाई देते हैं उसको, और उसमें वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, ये आप सप्लाई देते हैं। पावर फैक्टर की वजह से जो रियल पावर आपको मिलती है वो पूरी 100% नहीं मिलती। जैसे कि आपने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा कि अगर 440 वाट आप सप्लाई करते हैं तो पूरा 440 वाट आपको वर्क नहीं मिलता, उतनी पावर आपको वापस नहीं मिलती है। तो वही हमने बोला रियल पावर cos फाई पर डिपेंड करती है। cos फाई का फॉर्मूला भी हमने लास्ट टाइम बनाया हुआ था। क्या बना था cos फाई का फॉर्मूला? ये बना हुआ था r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। ये cos फाई का फॉर्मूला भी हमने लास्ट टाइम बनाया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आप याद करिए अपेरेंट पावर आभासी शक्ति कौन सी है जो आप सप्लाई करते हो, और रियल पावर कौन सी है जो आपको मिलती है। तो आप रियल पावर हमेशा कैसी चाहते हो? मैक्सिमम। रियल पावर हम हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिले। और एक चीज देखो, रियल पावर क्योंकि cos फाई पर डिपेंड करता है, और cos फाई की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो 1 के बराबर होगी, अदरवाइज cos फाई 1 से छोटा ही रहता है। cos फाई का जो महत्तम मान होता है वो 1 आता है, नहीं तो cos फाई की वैल्यू हमेशा अधिकतर 1 से कम रहती है। तो अगर cos फाई की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो फिर रियल पावर हमेशा अपेरेंट पावर से आपको कमी मिलती है। जैसे मैं बताऊं आपको, बिकॉज cos फाई की जो वैल्यू रहती है वो आपको याद होगा कि -1 या उससे बड़ी और +1 या उससे छोटी, -1 से +1 के बीच में ही रहती है। तो हम मैक्सिमम की अगर बात करें, इधर नेगेटिव बात ना करें, केवल ये मैक्सिमम वाली अगर हम बात करेंगे तो cos फाई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? रियल पावर और ये अपॉन अपेरेंट पावर, और ये गुणा में है ना, इधर आके भाग में आ जाएगी। तो ये अपेरेंट पावर इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको? ये मिलेगी रियल पावर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ये अपेरेंट पावर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अपेरेंट पावर। कहने का मतलब यूं कि जो वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य आपको मिलेगी मशीनों में, मोटर में, पंप में, उन सब में अपेरेंट पावर से या तो आपको कम मिलेगी, बहुत ज्यादा जब मिल सकती है तो इक्वल मिल सकती है। ऐसा बहुत कम हो सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो भी मशीन चलेगी, जो भी मोटर चलेगी, जो पंप चलेगा, वो अपने मैकेनिज्म के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट कर ही देता है। इसलिए रियल पावर अपेरेंट पावर से हमेशा कैसी होगी? कमी होगी। जब बहुत आप अच्छा पंप बनाएंगे तो वो इक्वल हो सकती है, अदरवाइज इक्वल नहीं होती जल्दी से। तो ये चीज हम देख रहे हैं, और आप और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी मशीन की रियल पावर ज्यादा रहे। हम चाहते हैं कि हमारी रियल पावर उतनी ही रहे जितनी क्या होगा अपेरेंट पावर, जितनी हम उसको दे रहे हैं वॉट, उतनी वॉट से वो वर्क करे, हम ये चाहते हैं। उसके लिए cos फाई का क्या होना जरूरी है? अगर आप ये चाहते हैं कि रियल पावर ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि रियल पावर डिपेंड करती है cos फाई पर, तो cos फाई जब ज्यादा होगा तो रियल पावर भी ज्यादा होगी। cos फाई की ज्यादा वैल्यू कौन सी होती है? 1।
तो वास्तविक शक्ति के लिए वास्तविक शक्ति अधिकतम हो, इसके लिए क्या होना आवश्यक है बताएं। इसके लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, क्योंकि रियल पावर वास्तविक शक्ति डिपेंड करती है cos फाई पे, तो रियल पावर अपेरेंट पावर के बराबर हो सकती है अगर cos फाई 1 हो जाए तो वास्तविक शक्ति अधिकतम हो, इसके लिए cos फाई बराबर 1 होना चाहिए। अब अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 कब होगी। अब हमको एक बात तो पता चल गई ना कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति एक दूसरे के इक्वल कब हो सकते हैं। आंसर है जब cos फाई की वैल्यू 1। अब cos फाई की वैल्यू 1 कब हो सकती है, यहां से देखिए, ये cos फाई आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 कब होगी। आंसर है जब XL XC के बराबर हो जाएगा, 1 होना चाहिए, अर्थात XL शुड बी इक्वल टू XC। आप देखें अगर XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाएगी फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो इसमें से इसको माइनस करने से ये कैसा हो जाएगा 0। नीचे क्या बचेगा अंडर रूट आर स्क्वायर, फिर अंडर रूट से आर स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा r, वो r इस r को कैंसिल करके क्या बना देगा 1। तो cos फाई कितना आ जाएगा, तो cos फाई 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाए। देखिए फिर से हम रियल पावर को मैक्सिमम चाहते हैं, क्योंकि रियल पावर डिपेंड करती है cos फाई पे, तो रियल पावर मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1। तो हम वास्तविक शक्ति को मैक्सिमम चाहते हैं, अधिकतम चाहते हैं, उसके लिए cos फाई का 1 होना बहुत जरूरी है। अब cos फाई 1 होगा, लेकिन उस समय जब XL की वैल्यू XC के इक्वल आएगी। अब इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, XL का फॉर्मूला ओमेगा L, XC का फॉर्मूला 1/ωc, ये आपको याद होगा। अगर हम यहां से ओमेगा इधर ले आए, L उधर भेज दें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा की वैल्यू तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√LC। इसका मतलब है इतनी फ्रीक्वेंसी आपकी अल्टरनेटिंग करंट की होनी चाहिए। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की होगी, उस समय XL किसके बराबर हो जाएगा XC के, उस समय cos फाई कितना हो जाएगा 1, और उस समय आपकी रियल पावर किसके बराबर हो जाएगी, आपके अपेरेंट पावर के बराबर हो जाएगी। तो जितनी पावर आप उसको सप्लाई देंगे उतनी पावर से वो आपको काम भी करके देगा, और उस समय हम कहेंगे कि इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। इफिशियंसी का मतलब दक्षता, कि वो मोटर, वो पंप काम करने में कितना दक्ष है, ये हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इतनी कर दें, तो कैसे कर सकते हैं ये हम, इसके लिए भी एक शर्त है, आप यहां से देखें, C इधर ले आए, ओमेगा स्क्वायर इधर भेज दें, तो C इज इक्वल टू 1/ωc² इंटू L। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि आपके पास कोई भी ऐसे, देखिए दुनिया में जितनी मोटर हैं, जो पंप हैं आपके पानी खींचते हैं, सबमर्सिबल में आप लगाते हैं या कहीं से आप पानी खींचते हैं, तो जितनी मोटरें हैं, फैन में मोटर लगी हुई है, तो इस दुनिया में जहां भी मोटर लगी हुई है वहां L जरूर है। समझ रहे, इंडक्टर उसमें लगा ही है। अगर इंडक्टर उसमें लगा हुआ है तो फिर हम उससे ज्यादा पावर कैसे ले सकते हैं, तो आंसर है अगर उसमें इंडक्टर लगा है तो उसके साथ एक कंपल्सरीली एक कैपेसिटर भी लगाइए आप, पक्का। कुछ बात समझ आ रही है हमारी। फिर से इस दुनिया में जितनी मोटर्स हैं, चाहे वो पंखा घुमा रही हो, चाहे वो कूलर चला रही हो,
चाहे आपकी वॉशिंग मशीन चल रही हो, चाहे समरसीबल चल रहा हो, सब जगह मोटर लगाई है हमने। और अगर हमने सब जगह मोटर लगाई है तो सब जगह क्या है? सब जगह एल जरूर है, इंडक्टर है सब जगह। अगर सब में इंडक्टर है और उसके बाद भी हम पावर को मैक्सिमम चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आंसर है इंडक्टर वाले उस सर्किट के साथ में एक सी जरूर लगा लो। कितना सी लगा लें? उस सी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसके कैपेसिटर की? तो उस कैपेसिटर का ये मान होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, समझ रहे? थोड़ा ध्यान से। मोटर में इंडक्टर है और इंडक्टर के साथ हमने बताया अगर आप रियल पावर ज्यादा चाहते हैं तो उसके साथ क्या एक जरूर लगाइए, संधारित्र जरूर लगाइए। संधारित्र का मान कितना होना चाहिए? कितनी कैपेसिटी का लगाएं हम? 1/ω² इंटू एल कैपेसिटी का संधारित्र आप लगाओ। इससे क्या होगा? जब इतने कैपेसिटी का संधारित्र आप लगाओगे एल के साथ, उस समय प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? इतनी। आवृत्ति अगर इतनी हो गई तो एक्सएल का मान किसके बराबर हो जाएगा? XC। अगर एक्सएल XC के बराबर हो गया तो cos फाई 1 हो जाएगा। अगर cos फाई 1 हो जाएगा तो आपकी जो वास्तविक शक्ति अथवा सामर्थ्य है वो उस मशीन की किसके बराबर हो जाएगी और आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो अगर आप पावर को मैक्सिमम चाहते हो कि वो मैक्सिमम पावर से वर्क करके आपको दे, जितना हम उसको सप्लाई दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उतना ही वर्क करके दे। 100% तो नहीं दे सकता, लेकिन हम चाहते हैं फिर भी ज्यादा से ज्यादा वो हमको दे वर्क करके। उसके लिए आपको उस इंडक्टर के साथ, मोटर के साथ एक कैपेसिटर लगाना ही है, बिल्कुल जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होगी, एक्सएल एक्ससी के इक्वल नहीं होगा। ये नहीं होगा तो cos फाई 1 नहीं होगा, cos फाई बहुत कम हो जाएगा क्योंकि उस समय फाई बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सी नहीं लगाते, ध्यान से देखिएगा, आपने फेजर डायग्राम पढ़े हैं बेटा? फेजर डायग्राम में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डायरेक्शन करंट आई नॉट की मान ली अगर हमने, अगर आपने केवल एल लगा के रखा है तो क्या होगा? अगर आपने केवल एल लगाया तो एल में थोड़ा सा आप याद करें, एल के सिरों के बीच का वोल्टेज कला से 90 डिग्री आगे रहता था। कुछ याद आया आपको? तो ये हमने 90 डिग्री आगे कर लिया, VL। ठीक, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर आपने केवल L लगाया, C नहीं लगाया है, तो हमने C नहीं बनाया कहीं पर भी। अगर आपने L लगाया तो करंट से इसका फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। उस समय परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कला का अंतर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर वोल्टेज और धारा के बीच कला अंतर 90 डिग्री हो गया तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। cos 90 का मान 0। अगर cos फाई 0 हो गई तो रियल पावर कितनी मिलेगी आपको? कुछ नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे कि पंखे की मोटर में एल लगा है, कैपेसिटर आपने नहीं लगाया तो पंखे को ऑन तो कर दिया आपने, स्विच ऑन, 220 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं, हम अपने मीटर में देख रहे हैं 220 वोल्ट का वोल्टेज भी दे रहे हैं, 2 एम्पियर करंट भी ले रहा है, 440 वॉट हम उसको दे रहे हैं, अपेरेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या देखते हैं? पंखा बस आवाज कर रहा है, घूम की आवाज आती है, घूमता नहीं है। अब क्यों नहीं घूमता? क्यों? क्योंकि उसकी रियल पावर का क्या हो गया? 0। रियल पावर आपको मिलेगी ही नहीं, वो आपको कुछ काम करके देगा ही नहीं। फिर क्या करा हमने उसके साथ एक सी लगा दिया। अब देखिए, ये इसी में मैं लगा के दिखा देता हूं, चलिए अलग बना दूं। ये करंट, ये ऑलरेडी एक VL लगा हुआ था, अब हमने उसके साथ एक कैपेसिटर लगा दिया और ऐसा उसको सेट किया कि इसका वोल्टेज और इसका दोनों सेम हो जाएं। बात समझ आ रही? अगर दोनों सेम हो गए तो इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा? 0। अगर परिणामी 0 हो गया तो परिणामी वोल्टेज भी किधर बना रहेगा? इधर।
और उस समय दोनों के बीच का कलांतर कितने का रहेगा? 0 डिग्री। अगर कलांतर 0 फाई 0 रहेगा उस वक्त क्या होगा? देखो इसमें कुछ ना कुछ तो आर होता ही है, आपके जितने भी सर्किट है उसमें कुछ ना कुछ आर जरूर होता है। अगर फाई 0 हो गया तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर कॉस 0 1 हो गया तो फिर आपकी रियल पावर अपेरेंट पावर के इक्वल आ जाएगी। तो हर मोटर, हर पंप के साथ में अब आपको समझ आ गया कि क्या लगाना जरूरी है। कैपेसिटर बहुत जरूरी है लगाना, और इसीलिए आप देखते हैं आपका जब फैन धीमा पड़ जाता है फिर आप मार्केट से एक नया कैपेसिटर व्हाइट कलर का इतना मोटा सा बेलनाकार लाके आप लगा देते हो, और वो अगर डिम हो जाता है तो फैन घूमता नहीं है। पावर पूरी दे रहे हैं, घर के बाकी पंखे बढ़िया चल रहे हैं, वो केवल धीमा चलना लगता है। तो उसको हमको लगाना ही पड़ेगा आपको, और वो कितनी पावर का लगाना चाहिए, उसका कैपेसिटेंस इतना कम से कम होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। जहां पर भी इंडक्टर का सर्किट है, किसी मोटर में, किसी पंप में, तो यहां पर कैपेसिटर लगेगा ही उसके साथ में, एक संधारित्र वहां पर लगाना ही पड़ेगा आपको। अब समझ आया आपको? और पावर अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो कॉस फाई कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। रियल पावर ज्यादा होने के लिए कॉस फाई का मान अधिकतम होना चाहिए, लेकिन फाई का मान कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। फाई का मान 90 था तो रियल पावर 0 हो गई, फाई का मान 0 हो गया, रियल पावर मैक्सिमम हो गई। तो वास्तविक शक्ति अधिकतम हो, इसके लिए कॉस फाई का 1 होना चाहिए। और फाई को कैसा होना चाहिए? देखो कॉस फाई कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। फाई को कैसा होना चाहिए? मिनिमम। 0 हो जाए तो और अच्छा है, मिनिमम। और मिनिमम में कितने तक हम चाहते हैं? 0 तक। लेकिन दुनिया में किसी भी मशीन की इफिशियंसी इतनी हाई नहीं होती, पर हम पावर फैक्टर को ज्यादा करके अपनी रियल पावर को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा, हमने एक ऐसी मोटर हम लाए हैं जो अपेरेंट पावर लेती है हमसे बाय चांस, एज एग्जांपल 1000 वॉट। अपेरेंट पावर मतलब कौन सी पावर? जो हम उसको देते हैं, वो हमसे करंट के रूप में लेती है। तो ये अपेरेंट पावर हमने माना, हमारे पास एक मशीन है, एक मोटर है जो 1000 वॉट लेती है वो, और उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसका जो कॉस फाई है वो 0.6 है। ऐसे उसको डिजाइन किया गया। अभी आपने देखा ना मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, नहीं तो 1 से कैसा रहेगा? कम। निगेटिव की हम बात नहीं कर रहे। कॉस फाई 0.6, तो आप बता सकते हैं उस समय वो आपको कितनी रियल पावर देगा? बताइए। फॉर्मूला नहीं देखा आपने अभी तक? बताओ तो फिर। आप कितनी दे रहे हो अपेरेंट पावर? 1000 वॉट। उस मोटर का कॉस फाई कितना? 0.6। अपेरेंट पावर 1000 वॉट है, कॉस फाई 0.6 है, तो 1000 गुणे 0.6 कितना मिलेगा? 600 वॉट। तो आप उसको दे कितना रहे हो? 1000 वॉट। वो आपको कितना वापस कर रही है? 600 वॉट। 400 वॉट पावर बर्बाद हो रही है, वेस्ट हो रही है। कहीं उससे मोटर गर्म होती है या दूसरी जगहों पर उसका खर्चा हो जाता है। तो 400 दे तो हम 1000 रहे ना, पर वापस तो हमको 600 ही मिल रही है। तो ये जो रियल पावर हमको मिल रही है, इसकी वजह से आप देखें एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। 400 वॉट एनर्जी 400 जूल पर सेकेंड वेस्ट हो रही है आपकी। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। तो 400 जूल हर सेकंड आप वेस्ट कर रहे हैं लगातार। एक दूसरी मोटर हम लेकर के आए और उसका पावर फैक्टर बढ़िया ज्यादा है, 0.9 है। अगर पावर फैक्टर उसका 0.9 है तो रियल पावर आपको कितनी मिलेगी? अपेरेंट पावर 1000 वोल्ट, कॉस फाई 0.9,
अब आपको कितनी मिलेगी वो 900 वॉट। ये बहुत अच्छी मोटर होगी, क्योंकि आप कितना दे रहे हो उसको 1000 वॉट, 1 सेकंड में 1000 जूल आप दे रहे हो, और वो वापस कितना कर रही है आपको 1 सेकंड में 900 जूल आपको वापस कर रही है। इसका मतलब हर सेकंड वो भी वेस्ट करती है, हर सेकंड कितना वेस्ट करती है 100 जूल वेट करती है, बस वेस्ट करती है। ये वाली तो हर सेकंड 400 जूल वेस्ट करती थी। तो कौन सी मशीन अच्छी? ये वाली मशीन अच्छी, ये वाली मोटर अच्छी है। बात समझ में आई? तो आगे से जब भी कोई मोटर या कोई भी पंप खरीदेंगे तो कैसा पंप खरीदना है, जिसका पावर फैक्टर ज्यादा होगा या जिसका पावर फैक्टर कम होगा? कौन सी खरीदना है, कम पावर फैक्टर वाली या ज्यादा पावर फैक्टर वाली? जिसका पावर फैक्टर ज्यादा होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने अब जो भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां से भी मोटर बनती हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ने सबको ये उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपना पावर फैक्टर इफिशियंसी मोटर की उसमें लिख के देंगे। तो जब आप खरीदने जाते हैं तो उस पर इफिशियंसी लिखी होती है, उसका पावर फैक्टर आपको उस पर लिख के दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आप खरीदते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मोटर है या हमारे पास छत में हमको पानी पहुंचाना है, छत में टंकी रखी है और वहां पर हमको पानी पहुंचाना है और उसके लिए हमको जरूरत है 700 जूल पर सेकंड की। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारी छत में टंकी रखी हुई है और वहां पर हम मोटर से पानी पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? तो उसके लिए हमको 700 जूल पर सेकंड लगनी है। 700 जूल पर सेकंड लगेगी और पानी ऊपर पहुंचेगा। इससे कम होगी तो पानी ऊपर नहीं पहुंचेगा। अब हमने क्या किया, हम ये वाली मोटर खरीद के लाए, हमने इसको लगाया। अब बताएं क्या पानी ऊपर पहुंचेगा? मोटर चलेगी, सब होगा, हम क्या देख रहे हैं, पानी चढ़ ही नहीं रहा। समझ आ रही? लेकिन ये वाली मोटर ले आएंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 900 है और हमको कितनी जरूरत है 700। तो ये हमारा काम करेगी, लेकिन ये हमारा काम नहीं करेगी। पर ये थोड़ा सस्ती मिलती है, ये थोड़ा महंगी मिलती है, तो सस्ते के चक्कर में हम ये ले आते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पावर फैक्टर उसका कैसा होगा, ज्यादा, तो ही आप रियल पावर ज्यादा से ज्यादा पा सकोगे। अदरवाइज आपके द्वारा दी गई पावर का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा क्या हो जाया करेगा, वेस्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाया करेगा, उसका आप यूज नहीं कर पाओगे। कोई समझ आ रही बात आपको? तो वो वेस्ट हो जाया करेगा पार्ट आपका। इसलिए पावर फैक्टर ज्यादा। और इसी पर आपने देखा होगा कुछ मशीनें, कुछ इंस्ट्रूमेंट, एप्लायंसेस ऐसे आते हैं जिनमें स्टार रेटिंग लगी होती है। आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये सब खरीद के लाओ तो उसमें आपको पहले ही दिखाते हैं उसका स्टार रेटिंग। कोई 5 स्टार रेटिंग की मशीन है, कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, कोई 2 स्टार है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? वो उसकी इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। अब आप समझ गए कौन सी मशीन 5 स्टार रेटिंग की होगी, जिसका पावर फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, उस पर 5 स्टार रेटिंग लिखा होता है। 4 स्टार रेटिंग है, इसका मतलब उसकी पावर फैक्टर कैसी है, कम है। और अब आप ये भी समझ गए, तो स्टार रेटिंग कहां से आती है, इफिशियंसी से। जिसका पावर फैक्टर ज्यादा है उसकी स्टार रेटिंग भी ज्यादा, जिसका पावर फैक्टर कम उसकी स्टार रेटिंग भी कम। जिसका पावर फैक्टर ज्यादा उसमें एनर्जी कम वेस्ट होगी, जिसका पावर फैक्टर कम उसमें एनर्जी वेस्ट ज्यादा होगी, कम मिलेगी आपको। और आपने ये भी समझा कि पंखे वगैरह में क्यों हम अलग से कैपेसिटर लगाते हैं, जिसे कंडेंसर कहते हैं आप लोग, कि कंडेंसर खराब हो गया उसको बदल दो, तो वो आप लगाते हो। और उसकी पावर लगभग कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। इतनी होने से एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, cos फाई मैक्सिमम होगा, रियल पावर अपेरेंट पावर के बराबर आपको मिलेगी। तो हर मोटर, हर पंप में ये लगाना ही रहेगा आपको कैपेसिटर। ठीक है? नहीं समझ आई बात आपको? ठीक है, नोट कर लें इसे।